हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल निस्गोल में। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, 1941 में हिटलर ने किस देश पर आक्रमण किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सोवियत संघ पर। हिटलर ने 1941 ईस्वी में सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, साम्यवादी चीन को। अमेरिका ने 1970 तक साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1967 के ग्लासगो शिखर सम्मेलन में किन नेताओं के बीच विचार विमर्श हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोवियत प्रधानमंत्री कोसिजिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन के बीच। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तीसरी शिखर वार्ता कब हुई जिसमें परमाणु हथियार नष्ट किए जाने संबंधित निर्णय लिए गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिसंबर 1987 में। दिसंबर 1987 में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तीसरी शिखर वार्ता हुई जिसमें परमाणु हथियार नष्ट किए जाने संबंधित निर्णय लिए गए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किया। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1949 में कितने देश शामिल थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 देश। 12 देश पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में शामिल थे। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन देश शीत युद्ध के दौरान सोवियत गुट से जुड़ा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। उत्तरी कोरिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया देश शीत युद्ध के दौरान सोवियत गुट से जुड़ा था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन निम्नलिखित में किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका गुट से। दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन अमेरिकी गुट से संबंधित था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के छोटे छोटे राज्यों के पास निम्नलिखित में कौन सी चीजें थी जिनकी आवश्यकता महाशक्तियों को थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के छोटे छोटे राज्यों के पास तेल और खनिज का बहुल्य, उनके भूभाग और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति, उनके सैनिक ठिकाने थी जिनकी आवश्यकता महाशक्तियों को थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भारत से जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, ये सब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हवाना में। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 14वां शिखर सम्मेलन हवाना में हुआ था।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन 2006 के हवाना शिखर सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 118 देश। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में गुटनिरपेक्षता को किसने प्रोत्साहित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। शीत युद्ध ने छोटे राष्ट्रों के अपने पृथक अस्तित्व की अभिलाषा ने सैनिक गुटबंदी से अलग रहने की नीति ने प्रोत्साहित किया था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कथन नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग 1970 के दशक में प्रारंभ हुई। यह विश्व के विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है, क्योंकि विश्व के आधे से भी अधिक कच्चे माल पर इनका अधिकार है। विश्व के धन के न्यायोचित वितरण में यह विश्वास करता है। ये सब नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में निम्नलिखित में कौन थे? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1991 में शीत युद्ध का अंत हुआ था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेलग्रेड में। बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन हुआ था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1961 में। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ था। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध काल में वार्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सोवियत गठबंधन से। शीत युद्ध काल में वार्सा पैक्ट का संबंध सोवियत गठबंधन से था। महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के छोटे देशों का महत्व महाशक्तियों के लिए इसलिए था कि उनके पास तेल और खनिज का बाहुल्य था। उनके भूभाग की अवस्थिति महाशक्तियों के सैन्य संचालन की दृष्टि से अनुकूल थी तथा उनके सैन्य ठिकानों से महाशक्तियों द्वारा जासूसी कार्रवाइयां संचालित हो सकती थी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। यह शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए निम्नलिखित में किस सैनिक समझौते तथा संगठन का निर्माण किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। नाटो, सीटो, बगदाद पैक्ट। अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए सैनिक समझौता तथा संगठन का निर्माण किया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किन अमेरिकी और सोवियत नेताओं के बीच नवंबर 1974 में सामरिक अस्त्र परिसीमन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फोर्ड और ब्रेजनेव। फोर्ड और ब्रेजनेव अमेरिकी और सोवियत नेताओं के बीच नवंबर 1974 में सामरिक अस्त्र परिसीमन
समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 28 मई 1976 के दिन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संपादित परमाणु संधि के संबंधित में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों देश कभी भी परमाणु शक्ति का निर्माण नहीं करेंगे। आइए कुछ इम्पोर्टेंस जानते हैं। गुटनिरपेक्षता, द्विध्रुवीयता को चुनौती। भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो तथा मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के आंदोलन के चलते द्विध्रुवीयता की चुनौती मिली। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एशियाई, अफ्रीका, लातीनी अमेरिकी राष्ट्रों और आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ दोनों ध्रुवों के आपस में मेल मिलाप के लिए भी काफ़ी प्रयास किया। जुलाई 2007 के शर्म अल शेख के 15वें तथा अगस्त 2012 के तेहरान में संपन्न 16वें शिखर सम्मेलनों में क्रमशः 118 और 120 गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की भागीदारी से गुटनिरपेक्षता की बढ़ती लोकप्रियता का बोध होता है। शीत युद्ध के राजनीतिक ध्रुवीकरण के गुटनिरपेक्षता की पृष्ठभूमि तैयार करने में एक उत्प्रेरक का कार्य किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर और सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव वियना में उपस्थित होकर सामरिक शास्त्र परिसीमन की दूसरी संधि साल्ट 11 पर कब हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 18 जून 1989 को संधि साल्ट 11 पर हस्ताक्षर किए गए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच 8 दिसंबर 1987 के दिन संपन्न तीसरी वार्ता में निम्नलिखित में किन नेताओं ने भाग लिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिखाइल गोर्बाचेव और रोनाल्ड रीगन ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच किनके काल में मित्रता प्रारंभ हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निक्सन और ब्रेजनेव काल में। निक्सन और ब्रेजनेव काल में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मित्रता प्रारंभ हुई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शर्म अल शेख में। शर्म अल शेख में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था। गुटनिरपेक्षता का अर्थ एवं परिभाषा। जॉर्ज लिस्का प्रथम व्यक्ति था जिसने गुटनिरपेक्षता को उनके वैज्ञानिक अर्थ के जानने का प्रयास किया। उनके अनेक लोगों ने विभिन्न रूपों से गुटनिरपेक्षता के अर्थ को स्पष्ट किया है। जॉर्ज के विचार में गुटनिरपेक्षता विभिन्न गुटों से अलग रहने की नीति है। इनका अर्थ शक्ति मूलक राजनीतिक से अलग रहना तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। शीत युद्ध के पृथक्करण ही गुटनिरपेक्ष का सही रूप है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2009 के शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन में कितने गुटनिरपेक्ष देशों ने भाग लिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 118 देश। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की कितनी संख्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या 28 है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के 16वें शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य देश उपस्थित थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 120।
गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के 16वें शिखर सम्मेलन में 120 देश शामिल थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिला की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। आइए इनके बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिला की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया। मिशन वात्सल्य उन महिलाओं को एक छत के नीचे कई सेवाएं और लगभग 18 लाभ प्रदान करेगा। यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आने वाली विधवाओं का विशेष ध्यान देने के साथ विधवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन के तहत संजय गांधी निराधार योजना और घरकुल योजना जैसी योजनाओं से महिलाओं को फायदा होगा। यह मिशन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने आनंद नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम आनंद नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आइए इनके बारे में जानते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने संभावित ग्राहकों को जोड़ने के लिए अपने एजेंटों और मध्यस्थों के लिए आनंद मोबाइल ऐप नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आनंदा का अर्थ है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है। आनंदा नई व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए कागज रहित साधन है। यह डिजिटल एप्लीकेशन एजेंट या मध्यस्थ की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल द्वारा बीमा पॉलिसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में मदद करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम अभियान शुरू किया है। आइए इनके बारे में डीप में जानते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने 25 अगस्त 2021 को सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी। सुजलाम अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया 100 दिनों का अभियान है। यह अभियान भारत के सभी गांवों में अपशिष्ट जल प्रबंधन के माध्यम से अधिक खुले में शौच मुक्त प्लस गांवों का निर्माण करना चाहता है। इस अभियान के दौरान 10 लाख शोक पीट बनाए जाएंगे। इस अभियान के तहत गांवों के लिए खुले में शौच मुक्त प्लस स्थिति को त्वरित तरीकों से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय कुश्ती को अपनाया है और 170 करोड़ रुपए के निवेश किए जाने की उम्मीद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने भारतीय कुश्ती को अपनाया है और 170 करोड़ रुपए के निवेश किए जाने की उम्मीद है। आइए इनके बारे में डीप में जानते हैं। भारतीय कुश्ती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस खेल को अपनाया है और 2032 ओलंपिक तक पहलवानों को बुनियादी ढांचे और समर्थन में 170 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्होंने हॉकी के खेल के लिए उड़ीसा सरकार के समर्थन से प्रेरणा ली और उन्होंने कुश्ती के लिए इसी तरह से सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ईज 3.0 के तहत किस बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडियन बैंक।
ईज 3.0 के तहत इंडियन बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है। आइए इनके बारे में डीप में जानते हैं। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 से 22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ईज के नए संस्करण का अनावरण किया। उन्होंने 2020 से 21 के लिए पीएसबी रिफॉर्म्स एजेंडा ईज 3.0 की वार्षिक रिपोर्ट का अनावरण किया और ईज 3.0 बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार समारोह में भाग लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ईज एजेंट के आधार पर पीएसबी रिफॉर्म्स ईज 3.0 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों का पुरस्कार जीता है। इंडियन बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता। आइए राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को जानते हैं। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के 3 महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। महाराष्ट्र कोविड-19 के कारण अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए मिशन वात्सल लॉन्च किया। शिक्षा मंत्रालय ने इनोवेशन सेल AICTE, BPR&D ने खुफिया एजेंसियों के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करने के लिए मंथन 2021 पहल लॉन्च की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। पूर्व केंद्रीय मंत्री केजेंस अल्फोंस ने पीएम मोदी को अपनी किताब एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट भेंट की। प्रख्यात लालवादक प्रभुशंकर बनर्जी का 54 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 23 से 27 अगस्त तक ऑनलाइन आयोजित किया गया। बढ़ते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा आर्थिक करंट अफेयर्स है चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड 6 से 15 सितंबर को चीन में शेड डेस्टिनी 2021 रक्षा अभ्यास में भाग लेंगे। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।